नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं आज आपके साथ में। उसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो आज आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की लेके आया हूं। और सभी विद्यार्थियों से मैं पहले ही बोल दूं कि एक तो आप लोगों को अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे जो आने वाले आगामी पेपर में हमें हेल्प करेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम आज हुआ, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि अपनी ऑफलाइन क्लासेज के अंदर जितना भी हमने पढ़ाया उसके पर्सन हुबहू क्लास के नोट्स में से आए हैं। और लगभग देखा जाए तो एक नई चीज़ आज हमें सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार के पर्सन हैं आगामी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उनका हम गहनता से अध्ययन करेंगे। और आज हम देखते हैं पहला मनोविज्ञान का प्रश्न और आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो ये पहला प्रश्न था शिक्षा मनोविज्ञान का। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेह से संबंधित है, ये बात कही है। देखिए, हमें पता होना चाहिए शेल्डन, इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से बताया था। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था एटलस ऑफ मेन पुस्तक के अंदर इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। और तीनों ही वो देखा जाए तो एक था एंडोमॉर्फिक, ध्यान रखना, दूसरा था मेसोमॉर्फिक और तीसरा जो प्रकार था वो था एक्टोमॉर्फिक। क्या था भाई? एक्टोमॉर्फिक। और इन्होंने ऑप्शन में भी ध्यान देना, एंडोमॉर्फिक दिया है, मेसोमॉर्फिक दिया है और एंडोमॉर्फिक दिया है, और एक अलग से दे दिया एथलेटिक प्रकार का। लेकिन ये इन 3 वर्गीकरणों में से जानना चाहता है कि किस में बहिर्मुखी, स्नेह और मिलनसार की बात करते हैं। देखा जाए तो ये जो एंडोमॉर्फिक है इसके अंदर मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेह की बात करते हैं। कहने का मतलब एंडोमॉर्फिक व्यक्ति की संरचना कैसी होगी, इसके अंदर देखा जाए तो इनका शरीर है वो बिल्कुल गोल मटोल होगा, जो फैट होता है शरीर का वो बहुत ज्यादा होगा, बड़ी चमड़ी कह सकते हैं, मिलनसार। और हमारी क्लासों के अंदर जैसे हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि जैसे जितने भी कॉमेडियन लोग होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? एंडोमॉर्फिक के अंदर। अगर मैं बात करें मेसोमॉर्फिक, तो मेसोमॉर्फिक की बात करें तो ये खिलाड़ी या एथलेटिक की तरह होता है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल समान सी बात हुई, क्योंकि एथलेटिक को खिलाड़ी बोलते हैं और यहां पर देखा जाए तो मेसोमॉर्फिक का भी मतलब क्या होता है? सुडोल का या खिलाड़ी प्रवृत्ति का है। बल्कि ये एथलेटिक प्रकार है, ये देने वाला अलग से था, वो क्रेचमर था। कौन था भाई? क्रेचमर था। क्रेचमर या क्रेचमर, इन्होंने फिजिक एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक के अंदर 4 प्रकार बताए हैं, जिसके अंदर इन्होंने एथलेटिक प्रकार दिया है, एस्थेनिक प्रकार दिया है। इनके अलावा देखा जाए तो इन्होंने पिकनिक प्रकार नाम अलग से दिया था, वो एक डाइप्लास्टिक दिया था। तो ऐसे भी काट के कर सकते हैं, क्योंकि ये भी खिलाड़ी प्रवृत्ति का है और ये भी खिलाड़ी प्रवृत्ति का है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकार, ये नहीं हो सकता। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? एंडोमॉर्फिक होगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन है वो सही है, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है आप लोगों को। पियाजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया, जिसके अंदर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंदर 4 अवस्थाएं बताई है। और उन 4 अवस्थाओं को जैसे ही हमने पढ़ा, उनके बाद में इनकी विभिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, तो उसमें मैंने बताया आपको कि आत्मसात्करण क्या होता है। और बिल्कुल डिटो यहां पर पूछा गया है, आत्मसात्करण का मतलब होता है अनुकूलन की एक प्रोसेस। तो ये भी सही है कथन, कहने का मतलब इसके बाद में किसी विषय वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ व वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता, याद रखना, कोड कर लेना, सोचने की क्षमता क्या होता है? संरक्षण कहलाती है। तो बिल्कुल ये भी बात
सही है। आगे दिया है व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जिसमें मिल रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो ये जीन पियाजे का स्कीम्स के बारे में और स्कीमा के बारे में और आत्मसातकरण के बारे में अलग अलग इन्होंने शब्दावली के अंदर बताया, वो अपन लोगों ने पहले पढ़ा है और आप इस चीज का ध्यान रखें। आगे भी पूछ सकते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत आने वाले एग्जाम के अंदर। इनके अलावा एक प्रश्न है 83 नंबर, सीखने के सकारात्मक स्थानांतरण को अधिगम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। यानी कहने का मतलब है सीखने के सकारात्मक स्थानांतरण, यानी हमने अधिगम स्थानांतरण अलग अलग पढ़े थे जिसके अंदर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण था, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण था और शून्य अधिगम स्थानांतरण था। इनके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें देखी जिसके अंदर लंबवत स्थानांतरण की बात हुई, क्षैतिज की हुई, द्विपार्श्विक की हुई। तो याद रखना इसके अंदर सकारात्मक स्थानांतरण के लिए क्या करना चाहिए सर को, यानी कहने का मतलब है कि चर्चा का उपयोग। आगे है सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए। हाँ ये भी सही, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। और एक है अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, बिल्कुल सही है, ये भी करना होगा। मौलिक कार्यों के साथ सीमित अनुभव प्रदान करें। सीमित अनुभव नहीं होगा भाई, बिल्कुल गलत है ये बात। तो सीमित अनुभव नहीं होगा, विस्तार से बताना होगा। एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करें। एकल प्रकार का नहीं, बहुत सारे उदाहरण प्रदान करने होंगे अगर अधिगम का स्थानांतरण या लर्निंग का ट्रांसफर करना है तो ए, बी और सी यहां पर बिल्कुल सही है इसका उत्तर। तो अधिगम स्थानांतरण के जो भी जितने 5-6 प्रकार है उनको विशेषकर आगे के एग्जामों में भी आप देखना है, क्योंकि आरपीएससी का आने वाले 2025 के अंदर यही पैटर्न है, ये चलता रहेगा विशेष करके। आगे अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रूक्स एवं ब्रूक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है। रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखें रचनावादी शिक्षण होता है वो क्या क्या करता है, लेकिन यहां पर इन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है। रचनावादी शिक्षक होगा वो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक निर्मितवाद या रचनावाद विकसित करना है तो विरोधाभास से संबंधित प्रश्न है वो बच्चों के सामने रखने होंगे। जिससे क्या होगा, जीडी करेंगे बच्चे, जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कस करेंगे, और ग्रुप डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर निर्मितवाद की प्रवृत्ति है वो विकसित होगी। तो विरोधाभास से संबंधित प्रश्न बच्चों के सामने रखने जरूरी है। अगला है, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। देखा जाए तो इसके अंदर इन्होंने स्वायत्तता की बात की। बिल्कुल एक बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें। बंद प्रश्न नहीं होता भाई, ये गलत है। बंद प्रश्न का मतलब हो गया कि उत्तर बच्चे ने हाँ या ना के अंदर दे दिया, तो इसके द्वारा रचनात्मकता नहीं होगी। तो विस्तार पूर्वक प्रश्न पूछे, समस्यापूर्ण प्रश्न पूछे, तो ये इसका नहीं हो सकता। आगे लिखा इन्होंने, अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आंकलन करें। बिल्कुल अनुप्रयोग जितने प्रयोग कर सकते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे को छूट दी जाए, बच्चा स्वयं करके सीखे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 3 नंबर, यानी बंद प्रश्न नए पूछें अगर उसमें रचनात्मकता कुछ विकसित करनी है बच्चे के अंदर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। देखें ये डेविड आसुबेल को जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें डेविड आसुबेल के साथ में जेरोम ब्रूनर को भी साथ में पढ़ाया जाता है। डेविड आसुबेल और जेरोम ब्रूनर दोनों ही निर्मितवाद से संबंधित बात करते हैं, और यहां पर कितना सुंदर प्रश्न पूछा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का कौन सा घटक नहीं है। देखें डेविड आसुबेल ये कहता है संज्ञानात्मक आग्रह, बिल्कुल संज्ञानात्मकता की बात करते हैं निर्मितवाद के अंदर बात करेंगे तो। आत्म संवर्धन की बात करता है, बिल्कुल आत्म संवर्धन यानी बच्चा खुद चिंतन करके सीखे, यानी आत्म संवर्धन यानी अंतर्दृष्टि विकसित हो। इसके बाद में संबंधन यानी बहुत सारी चीजें उनको जोड़ जोड़ करके भी बच्चा सीख सकता है। एक दिया इन्होंने प्यार और अपनापन, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की है प्यार और अपनापन की, ये डेविड आसुबेल का सिद्धांत है। और एक अच्छा प्रश्न पूछा गया, हर बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछते हैं, तो आगे सेकंड ग्रेड के अंदर देखा जाए तो
एग्जाम होने वाले मेंस, उसमें भी डेविड आसुबेल का दोबारा प्रश्न रिपीट हो सकता है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक ऊपर परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? अच्छा, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्न में से कौन से परीक्षण सम्मिलित है? देखें, इन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली बात तो ये याद रखनी है, बाकर मेहंदी द्वारा जो निर्मित किया गया सृजनात्मकता का, उसमें शाब्दिक परीक्षण है वो कुल मिला के 4 है, और अशाब्दिक लिए इन्होंने 3, यानी 7 परीक्षण इन्होंने कुल लिए। तो नवीन संबंध प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल है भाई, और रेखा आकृति परीक्षण नहीं है भाई, ये तो अशाब्दिक के अंदर है। परिणाम परीक्षण हाँ बिल्कुल है। अप्रचलित उपयोग परीक्षण हाँ बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर के A C D 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान देना, बहुत बार रिपीट किया है, बिल्कुल यही ऑप्शन है इनके। इसमें क्या करता है, यहां चित्र पूर्ति दे देगा दूसरे ऑप्शन में, या फिर देगा रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण। तो कुल मिलाकर के याद रखना, ये बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक दिए और 3 अशाब्दिक, कुल 7 परीक्षण इन्होंने उपभागों में बांटा है इसको। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, डिटो कॉपी इन्होंने की है, पीछे भी 2-3 एग्जाम 2022-23 के अंदर हुए उन्हीं की। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? अभिवर्ती का मतलब होता है नजरिया, सोच, उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा घटक नहीं है। ध्यान रखना, भावनात्मक पक्ष बिल्कुल अभिवर्ती के 3 ही तो घटक होते हैं। दूसरा संज्ञानात्मक घटक, लंबात्मक घटक ये नहीं होगा, व्यवहारात्मक घटक, ये 3 घटक है और तीनों यहां पर ऑप्शन में दिए, एक घटक है लंबात्मक घटक नहीं है। तो याद रखना है, 3-4 बार प्रश्न अभिवर्ती का पूछ लिया है, फिर पूछ सकते हैं। घटक याद रखने, एक तो भावात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक, 3 घटक है। इनके अलावा अगर कोई पूछेगा तो उसका घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? बिल्कुल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है? आपको पता ही होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनकी बुद्धिलब्धि कितनी बताई गई है, 140 से प्लस, जबकि क्रो एंड क्रो कहता है 130 से अधिक वाले प्रतिभाशाली होते हैं। तो जिनका आईक्यू लेवल इनसे अधिक है, उन बच्चों के लिए कहा जाए तो अलग से शिक्षण व्यवस्थाएं होती है। और यहां पर क्या कहता है, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यदि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। तो इन्होंने लिखा है अभी कौन सी प्रतिभाशाली विशेषता नहीं है, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं क्या प्रतिभाशाली? यदि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है तो सीमित मात्रा में नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन करने वाले होते हैं, शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले यानी जल्दी उत्तर देने वाले होते हैं। तो ये विशेषता भी इसकी है, लेकिन उन्होंने नहीं की पूछी है। द्रुत गति से एवं सरलता से सीखते हैं, हाँ क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा वो जल्दी सीखता है। कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं, बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कठिन कार्य में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सीमित मात्रा में बच्चा नहीं सोचता है प्रतिभाशाली, यानी कहने का मतलब असीमित मात्रा में सोचता है। तो याद रखना है, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं बच्चे से, ऐसा नहीं होता है प्रतिभाशाली बच्चों की। विशेषकर आगे भी ध्यान रखें, प्रतिभाशाली बच्चे का प्रश्न फिर आ सकता है। नेक्स्ट देखें, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं। समायोजन में से भी देखो प्रश्न पूछेंगे, हर बार 2-3 प्रश्न समायोजन के आते हैं। समायोजन का मतलब क्या होता है, पहले तो यह जानना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस वातावरण के साथ में तालमेल स्थापित कर लेता है वो बच्चा तो समायोजित हो जाता है, और जो बच्चा नहीं कर पाता है वो कुसमायोजित हो जाता है। तो समायोजन तंत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक तो प्रत्यक्ष उपाय होते हैं और दूसरे अप्रत्यक्ष उपाय होते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि ये कौन सा तरीका है, जब बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है और वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी बताता है। तो कहने का मतलब इसका उत्तर ये औचित्य स्थापन, बिल्कुल औचित्य स्थापन होगा, युक्तिकरण होगा या परिमेयकरण भी बोल सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो याद रखना, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं तब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठा है, ऐसी लोकोक्तियां हमारे सामने आती हैं। तादात्म्यकरण का क्या मतलब होता है? तादात्म्यकरण की बात करें तो ये आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर।
देखा जाए तो व्यक्ति अपना परिचय किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या स्थान वस्तु के साथ में जोड़ कर दे तो वहां पर क्या होता है, तादात्म्यकरण होता है, यानी अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर ही होगा। शोधन यानी समाज के द्वारा कुछ ऐसे बच्चे के अंदर गुण होते हैं जो मान्य नहीं होते, स्वीकार नहीं होते हैं, उनको क्या है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों की ओर शोधन करना, मार्गांतरीकरण करना, ऐसा हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर है। लेकिन बाधा निवारण ये प्रत्यक्ष उपाय है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, वो होगा औचित्य स्थापन। यानी यहाँ पर इन्होंने उपाय नहीं पूछे हैं बल्कि इन्होंने कहा है कि ये इससे समायोजन तंत्र को कहते हैं क्या है, औचित्य स्थापन। बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। ध्यान देना, सामाजिक प्रक्रिया की बात करें और वो भी किसकी अकॉर्डिंग कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र। मैं बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ाता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं बताता हूं, या शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग कोटेशन दी गई जिसके अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। तो यहां पर सामाजिक प्रक्रिया की बात करें तो देख, खेलने से क्या होती है, सामाजिकता का विकास होता है, बिल्कुल, तो खेल को महत्वपूर्ण माना है। दूसरे लोगों के चीजों को देख करके उनको अपनाना, वैसा कुछ करना, अनुकरण होता है, तो अनुकरण भी है कुल मिलाकर के देखा जाए। आत्म भाव यह सेल्फ होता है। दूसरा जाए देखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बहुत सारी ऐसे खेल प्रतियोगिताएं रखी जाती है, अंताक्षरी वगैरह, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो वो भी सामाजिकीकरण को बढ़ावा देती है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा भाई आत्म भाव, ये इसका उत्तर होगा जो नहीं है। नेक्स्ट देखें, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाती है। बिल्कुल सही है। पहले तो आपको याद रखना है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया किसने, हमें पता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौण नियम बताए थे। तो इन 3 मुख्य नियमों के अकॉर्डिंग ही बात करें तो जहां पर मान लीजिए हमने अलग अलग 3 मुख्य नियमों की बात की, तत्परता का नियम की बात करें, यानी बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर होना जरूरी है तभी वो सीख सकता है। तो इसके लिए हम नॉर्मली एग्जांपल देते हैं हम क्लास में कि घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते, तो इस बात का और इसका तो कोई तुक बैठता नहीं है। दूसरा एक और देखें, अभ्यास का नियम, बिल्कुल इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। यानी किसी भी चीज को अगर हम बार बार करते हैं तो उसके द्वारा हम जल्दी सीखते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसी अलग अलग लोकोक्तियां हमारे सामने चलती रहती है, उनसे सीखते हैं। एक है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के कई नाम होते हैं, जैसे संतोष का नियम बोल सकते हैं या परिणाम का नियम बोल सकते हैं। परिणाम यानी कोई भी कार्य करने के बाद में अगर आनंद आता है, आनंद रूपी अगर उस बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा तो बच्चा दुगना काम करेगा, अगर आनंद नहीं आएगा तो बच्चा काम नहीं करेगा। और यही बात पूछी है, उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध दृढ़ होते हैं। यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वो कमजोर हो जाते हैं। यानी अगर उसको आनंद नहीं आएगा, यानी शाबाशी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो कार्य दोबारा नहीं करेगा। तो इसका उत्तर 3 नंबर ही होगा, ये प्रभाव का नियम, सादृश्य का नियम गौण नियम के अंदर देता है थॉर्नडाइक। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये याद रखना है आपको। आगे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मुख्य नियमों का प्रश्न आ सकता है कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, तत्परता का नियम मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है, लेकिन सादृश्यता का नियम नहीं है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखें भाई, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखो कौन सी प्रवृत्ति है उनके अपराध की, देखें, भागने की प्रवृत्ति नहीं भाई, आक्रामक प्रवृत्ति, और अधिग्रहण की प्रवृत्ति नहीं, अधिग्रहण किस चीज पर कर रहा है भाई, जालसाजी, ऐसा शब्द ही नहीं आता है। तो आक्रमण प्रवृत्ति होगी, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ऐसा हम बार बार क्लास में बताते रहते हैं कि आक्रमण प्रवृत्ति भी होती रहती है। अगर किसी अध्यापक से बच्चा कोई नाराज है तो वहां पर क्लास में न जाकर के बल्कि बाहर सर के साथ में अगर कुछ गलत व्यवहार करता है तो वहां पर भी आक्रमण प्रवृत्ति है। तो कहने का मतलब है इस अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के अंदर पाई जाती है। तो आक्रमण प्रवृत्ति आप ध्यान रखें। लोकोक्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसा भी प्रश्न आपसे आ सकता है। किशोरावस्था के दौरान भावात्मकता बढ़ने का
सॉरी, भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? अच्छा, किशोरावस्था के अंदर भावनात्मक, किशोरावस्था की विशेषता हमने क्लास में जानी थी भाई, ध्यान दे। मित्रों या परिवारों के सदस्यों के साथ द्वंद्व, बिल्कुल इसको अलग से स्टैनली हॉल ने बोला है, द्वंद्व या संघर्ष की काल बोला इसको, द्वंद्व या संघर्ष, ऐसा काल बताया इनको स्टैनली हॉल ने अपनी कोटेशन के अंदर भी। तो ये तो विशेषता इसकी है भाई। दूसरा है समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, समान लिंग नहीं होता है भाई, क्योंकि ये बाल्य अवस्था की विशेषता है। समलिंगीय भावना यानी समूह के अंदर रहते हैं, ये विपरीत लिंग की बात कह सकते हैं, अपोजिट लिंग की बात हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर क्या है ऑप्शन। व्यवसायिक समस्या, बिल्कुल किशोरावस्था के अंदर बच्चे के अंदर व्यवसाय की चिंताएं शुरू हो जाती हैं, तो इसका उत्तर भी क्या कहें, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन की कठिनाई, तो ये नहीं होगा इसका, यानी विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ में समायोजन की कठिनाई किशोरावस्था में आती है। तो किशोरावस्था की पूर्ण विशेषताएं सभी बच्चे ध्यान रखें, आने वाले प्रश्न आ सकते हैं इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करना है। बिल्कुल अच्छा, बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े, कोशिश करते हैं इसके अंदर देखें कौन सा। बार बार पूछा जाता है द्विकारक सिद्धांत, आपको पता है ये द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। किसका है भाई? स्पीयरमैन का। जी कारक और एस कारक देता है। इनके अलावा बुद्धि का सोपानी मंडल, बुद्धि का सोपानी मंडल कौन देता है? वर्णन का सिद्धांत है, इसको वर्णन को पढ़ते हैं सोपानी बोल सकते हैं, या इसका दूसरा पदानुक्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है और हमने नोट्स में भी लिखा है, बिल्कुल सोपानी या पदानुक्रमिक। और दूसरा इन्होंने क्या बताया भाई? बुद्धि का बहुकारक। बुद्धि का बहुकारक किसका है भाई? बहुकारक कौन देता है? ये बहुबुद्धि तो गार्डनर देता है, बल्कि बहुकारक कौन देता है? थॉर्नडाइक देता है। तो याद रखना इसका भी 1 हो जाएगा। और बुद्धि का प्रतिमान यानी बुद्धि का प्रतिरूप जो देता है वो देता है गिलफोर्ड, यानी याद रखना इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। गिलफोर्ड ने बुद्धि का प्रतिमान दिया था, इनको 3 विमाएं बताई अलग अलग, कौन कौन सी बताई थी आपको पता है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। तो उसी के आधार पर बुद्धि का प्रतिमान मॉडल दिया गया। तो याद रखना स्पीयरमैन किसके अंदर भी? स्पीयरमैन 4 के अंदर है, तो इसका 4 हो गया। और इसके बाद में वर्णन, वर्णन कितने नंबर में है? 2 नंबर में है, 2 हो गया। 4 2 1 3, 4 4 2 1 3 बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। जो भी बच्चे क्लास में पढ़े हैं वो इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। और खुशी की बात यह है कि बुद्धि के भी 3-4 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन करना है। यानी व्यक्तित्व का कारक यानी 16 पीएफ देने वाला कौन था? केटल था, याद रखना है। कौन था भाई? केटल की बात करते हैं। और केटल यहां पर दिया है कि कहीं नाम? अच्छा, 2 दे रखा है, तो केटल यानी 2 नंबर हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक यानी कह सकते हैं टीएटी परीक्षण को कह सकते हैं टीएटी। टीएटी मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। मॉर्गन एंड मूरे किसमें? 4 नंबर में है, तो मॉर्गन एंड मूरे किसमें हो जाएगा? 4 नंबर। आगे दिया है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, यानी ये किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलोक ने दिया था। लियोपोल्ड बेलोक किसमें है? 3 नंबर में है, तो इसके सामने हमने 3 नंबर लिख दिया। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची ये देने वाले कौन थे भाई? ये मैकिनले थे और हेथवे थे। मैकिनले और हेथवे 1 नंबर। याद रखना 2 4 3 1 किसमें है? 2 4 3 1 बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन सही है। केटल की 16 पीएफ प्रश्नावली है, ये हमने बात की। जैसे हम आइजेंक को पढ़ते हैं, आइजेंक ने लगभग 17,753 इतने सील गुणों की बात की थी, तो आइजेंक का प्रश्न आने की चांस थे, लेकिन आइजेंक का नहीं देकर के इन्होंने केटल का यहां पर पूछ लिया। केटल ने क्या किया था? अनुकरण किया था किसका? आइजेंक का ही किया था, तो वो याद रखना है। इनके अलावा आइजेंक के अलावा आल्पोर्ट की बात करते हैं। आल्पोर्ट बताता है जैसे प्रधान गुण, गौण गुण और एक गुण और बताता है जैसे केंद्रीय गुण। तो याद रखना इन्होंने आल्पोर्ट के टोटल गुणों की बात करें तो उनका भी उपयोग करते हुए केटल ने अपनी मापनी तैयार की थी। तो बार बार पूछी जाती है आल्पोर्ट के बारे में, अब की बार केटल का पूछा है तो आपसे पूछ सकते हैं भाई। 2 चीजें थोड़ी सी और ध्यान रखनी है। एक तो बेलोक की, इन्होंने बच्चों से रिलेटेड सारण ये मापनी दी थी जिसको हम बोलते हैं सीएटी। क्या बोलते हैं भाई? सीएटी, चिल्ड्रन एफिशिएंसी टेस्ट। और इनके अलावा मॉर्गन एंड मूरे इन्होंने दी थी टीएटी, थेमेटिक एफिशिएंसी टेस्ट। यानी इसमें क्या होते हैं? जानवरों के चित्र। बार बार ऐसा पूछा जाता है कि जानवरों के चित्र किन से संबंधित है, तो याद रखना ये लियोपोल्ड बेलोक की दी हुई सीएटी के अंदर होगा। टीएटी मॉर्गन एंड मूरे के
इसके अंदर हमने अलग अलग लोगों के चित्र होते हैं, किनके, लोगों के, और लोगों के बारे में हमने बात की थी कि 30 कार्ड होते हैं चित्रों से संबंधित, 1 कार्ड खाली होते हैं। 30 कार्डों में भी बात करें तो 10 कार्ड होते हैं वो महिला से संबंधित होते हैं और 10 कार्ड पुरुष से और 10 महिला पुरुष दोनों से। इनके अलावा हेथवे और मैकनले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने MMPI नाम से एक सूची तैयार की थी और इसमें कहते हैं कि लगभग 10 रोगों से संबंधित निदान की बातें की थी। याद रखना, भारत के अंदर भी मलिक और जोशी ने इस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट पर्सन है हमारे सामने 96, रुचि गुप्त। अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन किसका है, और याद रखना यह मैकडूगल का है। मैकडूगल का पिछला जो सेकंड ग्रेड हुआ था संस्कृत विभाग का, उसमें भी डिटो यही प्रश्न पूछ लिया था और अब की बार फिर वापस यही प्रश्न पूछ लिया है। मैकडूगल की परिभाषा जो पिछले साल जो कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन था, कोई ऑप्शन भी चेंज इन्होंने नहीं की है, डिटो वही प्रश्न पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। याद रखना, जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार के प्रेरक हम बात करते हैं, तो उसमें जन्मजात की बात करें तो प्यास बिल्कुल है, भूख बिल्कुल है, लैंगिक बिल्कुल, जिसे काम की बात करते हैं। इनके अलावा एक ऑप्शन आता है निंद्रा, लेकिन आक्रामकता है, ये अर्जित के अकॉर्डिंग आता है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है। ध्यान देना, थ्रस्टन के बारे में जब बात करते हैं तो थ्रस्टन ने भी बुद्धि में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नाम से एक पुस्तक लिखी और उनमें कुल मिलाकर के 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई थी, और उन 7 में से देखा जाए तो स्मृति बिल्कुल है भाई, व्यवहारिक नहीं है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। शाब्दिक है, गणितीय है जिसे न्यूमेरिक बोलते हैं। इनके अलावा भी इन्होंने शाब्दिक प्रवाह भी दिया है अलग अलग से। एक देखा जाए तो स्थानिक या देशिक के बारे में बात की है, ऐसे प्रत्यक्षात्मक भी वर्णन करता है। ऐसी 7 योग्यताएं इन्होंने बताई है। इनके साथ में केली भी प्रयोग करता है जो 13 मानसिक योग्यताएं बताता है। तो इनकी योग्यताएं हैं, तो याद रखना इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई, और ये स्पीयरमैन जैसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक देता है उसकी आलोचना करते हुए अपना सिद्धांत देता है, और प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पर्सन, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा करते हैं। पहले तो याद रखना है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, नव्य फ्राइडवादी था एरिक्सन। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 अवस्थाएं बताई। उन 8 प्रकार या 8 अलग अलग अवस्थाओं के अंदर इन्होंने बांटा है, तो उनको विशेष करके याद करना है। और उनमें से देखा जाए तो कौन सी, 6 से 12, बार बार आप जब टेस्ट लिए जाते हैं उसमें भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है, तो इसके अंदर पहला ही हो जाएगा परिश्रम व हीनता की भावना की बात करते हैं, तो बाल्यावस्था के अंदर होता है, और बाल्यावस्था के अंदर 6 से 12 अवस्था की बात करते हैं। तो कहने का मतलब पहचान की तो बाद की बात है, खुद की पहल की कहने का मतलब जो कोई भी कार्य करें उनसे संबंधित हो गया, पहल करना, आगे बढ़ना, उनसे स्वायत्तता संबंधित होता है। डर और भय से संबंधित पहली अवस्था है। इनके अलावा देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड के अंदर, पीटीआई के अंदर, लाइब्रेरियन के अंदर 1% इसका पूछा जाता है। उपयोगिता से संबंधित देखिए, समूह की गतिकी को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान है तो समूह किस प्रकार से पढ़ रहा है, बिल्कुल सहायक है भाई। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, बिल्कुल निर्माण में भी सहायक शिक्षा मनोविज्ञान। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में, बिल्कुल पढ़ाने में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में बिल्कुल विज्ञान की तरह नहीं करता है भाई, ध्यान रखना। ये विज्ञान की तरह इनके नियम या सिद्धांत नहीं है मनोविज्ञान के, लेकिन बच्चे के व्यवहार को जानना और उनके व्यवहारों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए तो शिक्षा मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक विज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखना 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, विधायक, सकारात्मक, याद रखें ये शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता है। इनके अलावा देखें, चलिए 100% हो गए शिक्षा मनोविज्ञान के। तो
अंतिम प्रश्न था। कुल मिलाकर के 20 प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर इन्होंने पूछे हैं, और 20 प्रश्नों की अगर देखी जाए लेवल, तो लेवल बहुत ही अच्छा लेवल था। आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे तो उसका पैटर्न है यही रहने वाला है। तो मैं यही बताना चाहता था कि जो प्रश्न पूछे गए हैं जिन जिन टॉपिक से, उनका गहनता से अध्ययन करना है। अब तक 2022 और 23 के अंदर जो पेपर हुए थे उनका पैटर्न में हल्का फुल्का इन्होंने चेंज किया है और लगभग निरंतर वही चल रहा है। तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे जीन पियाजे का पूछ रहा है, एरिक्सन का पूछ रहा है, या देखें अब की आज शेल्डन का पूछ लिया, आने वाले एग्जाम में क्रेचमर का पूछ सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे, और आप याद रखें कि ऐसे प्रश्न आने वाली कक्षाओं के अंदर हम लगातार सोल्व करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाली कक्षाएं लगातार रखें जिसके अंदर प्रश्नोत्तरी रखेंगे, और कंप्लीट जो साइकोलॉजी है उनके कंप्लीट क्वेश्चन करवा सके। जितने भी पुराने एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हैं उनका और व्याख्या सहित सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करेंगे। मैं राकेश बिश्नोई आपसे अनुमति लेता हूं जाने की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपका प्यार और स्नेह ऐसे मिलता रहे। नमस्कार।